नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं प्रदेश के बहुत ही मशहूर चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर टंडन जी। आज वैसे तो हम इनसे चेस्ट रोग के विषय पर अलग से बातचीत करेंगे, पर आज हम इनसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और एलोपैथिक डॉक्टर्स के बीच हो रही राजनीति के विषय में बातचीत करेंगे। डॉक्टर टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में। थैंक यू। हमारा पहला सवाल आपसे ये होगा कि सर, BAMS और MBBS के छात्रों की एंट्रेंस परीक्षाएं क्या अलग अलग होती हैं? जिस जमाने में हमने किया था उस जमाने की अगर बात करें तो दोनों एक ही साथ होती थी, मतलब CPMT बोलते थे जी। जितने भी मेडिकल के कॉलेज थे वो सब यूनाइटेड एक परीक्षा होती थी जो कि सरकार द्वारा होती थी, और उसमें MBBS, BAMS, BHMS और BUMS सभी एक साथ होती थी। लेकिन विगत वर्ष में सरकार ने नीट का जो है वो एक प्रावधान लाके चीज़ों को अलग अलग कर दिया है। तो अब जो MBBS या जो मॉडर्न मेडिसिन की परीक्षा है उसको नीट के नाम से हम लोग जानते हैं, और बाकी पद्धतियों की अलग से परीक्षा होती है। जी सर, एक ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई होती है, उसके बाद लोग MD करते हैं या MS करते हैं, ये उनके स्पेशलाइजेशंस हो जाते हैं। तो फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स अगर MBBS MS लिखते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, सारी पैथीज अलग अलग हैं और सारी पैथीज में उसी तरीके की ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर ग्रेजुएट जो है वो प्रशिक्षण भी होता है और उनकी डिग्री भी होती है। हम लोगों का कहना ये है कि जो प्रशिक्षण होता है उसकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए, और अपग्रेडेशन के साथ साथ जैसे मॉडर्न मेडिसिन के हॉस्पिटल्स आप देखते हैं जिनको हम राजकीय अस्पताल या जिला अस्पताल या प्राइवेट अस्पतालों के नाम से जानते हैं, उस तरीके से उनकी भी एक पूरी अपनी सिस्टम होना चाहिए, जिसको जिला अस्पताल, राजकीय लेवल का अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल होना चाहिए, जहाँ पे ये लिखा होना चाहिए कि ये मॉडर्न मेडिसिन का है या ये आयुर्वेद का है। तो जो मरीज वहाँ पे आयुर्वेद का इलाज कराना चाहे वो वहाँ जा सकता है, जो मॉडर्न मेडिसिन का इलाज कराना चाहे वो इस तरफ आ सकता है। तो कोई भी विधा खराब नहीं है, विधा तो अच्छी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होने के बाद भी अगर हम दोनों को सेम तरीके से देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, और आने वाले दिनों में मरीजों के लिए ही वो ज्यादा नुकसान। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जी, तो फिर MS की पढ़ाई तो मास्टर्स की डिग्री की होती है जी। तो फिर अगर आयुर्वेदिक सर्जन भी MS करके आ रहे हैं तो फिर आपको उनके अधिकार पे इतना, मतलब आपको प्रॉब्लम क्यों है? हमको उनके अधिकार पे या उनकी कार्य क्षमता पे या कार्य प्रणाली पे कोई भी कहीं से जो है संदेह नहीं है, लेकिन चूंकि उनकी जो प्रशिक्षण होता है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तो जो उनकी ट्रेनिंग होती है वो उतनी मजबूत नहीं होती है, और जब मजबूत नहीं होती तो वो एज असिस्टेंट जो है वो MBBS के साथ शायद कार्य करते हैं, जो कि हम अपने अस्पतालों में देखते हैं। सभी जगह जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या जो सरकारी अस्पताल हैं, यदि आप देखिए तो वो डॉक्टर्स हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, लेकिन चूंकि जो उनकी ट्रेनिंग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, रोबस्ट नहीं है, इसलिए वो शायद साथ में काम करते हैं, वो इंडिपेंडेंट काम नहीं करते हैं। पर सरकार का जो आयुष मंत्रालय है वो जनता के स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ करेगा नहीं। अब वो पहले उनका प्रशिक्षण ही करवाएगा और उसके बाद ही उनको ये, मतलब उन्होंने सब कुछ सोच समझ के ही उनको ये अधिकार दिया। ऐसा सरकार ने अपनी मंशा कहीं जाहिर की नहीं है। जो गजट आया है उस गजट में तो ऐसा कहीं मेंशन्ड है नहीं। ये हम अपनी तरफ से सोच सकते हैं या हम इस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं उसमें लिखा नहीं है, प्रावधान लिखा नहीं कि कितने दिन में इस तरीके के डॉक्टर्स तैयार होंगे। हमारे एक MBBS डॉक्टर को एक अच्छा सर्जन बनने में कम से कम 5 साल का समय लगता है, जिसमें 3 साल तो वो अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म में, MS के फॉर्म में, और उसके बाद कम से कम 2 साल वो और कहीं सीनियर रेजिडेंसी या किसी जो है इसी तौर के शिक्षण को ज्वाइन करके आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखें तो एक पूरा प्रारूप
ठीक से उपलब्ध कराने में या ठीक से ज्ञान प्राप्त करने में कम से कम 10 साल का समय लगता है। तो अगर कोई चीज़ 10 साल के समय में हो रही है और दूसरा वही आयुर्वेद के डॉक्टर्स उस चीज़ को शायद 5 साल में या 3 साल में प्राप्त कर रहे हैं या 6 साल में प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या वो दोनों लेवल्स बराबर हो सकते हैं? मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे हो रहा है कि MBBS MS जो लोग करते हैं और BAMS MS जो लोग करते हैं, उनके टीचिंग सिस्टम में कितना डिफरेंस है? और मैं ये जानना चाहूँगी कि उनकी बेसिक मूलभूत जो पढ़ाई है, क्या वो ही डिफरेंट होती है? मूलभूत पढ़ाई बिल्कुल डिफरेंट होती है। उनका पढ़ाई 2 तरीके से चलता है। एक तो आयुर्वेद की पढ़ाई होती है जो पूर्णतया जो है वो पुरानी मेडिसिन पे या हमारी एंशिएंट मेडिसिन या हम उसको ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं, और दूसरा उनको जो पढ़ाया जाता है वो होता है मॉडर्न मेडिसिन। और इंटर्नशिप में भी उनको 6 महीने कन्वेंशनल या ओल्ड मेडिसिन पढ़ाई जाती है और 6 महीने उनकी मॉडर्न मेडिसिन में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो ट्रेनिंग के एज ए ट्रेनिंग के तौर पे उनकी पोस्टिंग भी होती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग हो रही है और हमारी जो इंटर्नशिप है वो 1 साल की पूरी मॉडर्न मेडिसिन में हो रही है। फिर आप देखिए कि जो शल्य चिकित्सक हैं जिसको MS की डिग्री होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई शल्य चिकित्सक या MS की डिग्री है, अब वो गायनी का काम नहीं कर सकता है ना, प्रसूति वाला काम वो नहीं कर सकता है कि वो जो है जाके प्रसूति का जो है या डिलीवरी करना शुरू कर दे, या जिसके पास MS की डिग्री है वो किसी के जो है कान का ऑपरेशन कर दे, नाक का ऑपरेशन कर दे, उसके लिए भी वो पूरी तरीके से ऑथराइज नहीं है। तो आपको ये लगता होगा कि ये जो जिसने एक जनरल सर्जरी की डिग्री ले ली है वो सब कुछ काम कर सकता है। हाँ। लेकिन सरकार ने तो बहुत सी लिमिटेशंस लगा रखी हैं, कोर्ट ने लिमिटेशन लगा रखी हैं कि भाई अगर आप जनरल सर्जन हैं तो आप जो है प्रसूति का काम नहीं करेंगे, ENT का काम नहीं करेंगे, आँख की सर्जरी नहीं करेंगे, हार्ट की सर्जरी नहीं करेंगे। तो जब हमारे इस विधाओं में इतनी सीख और इतनी रोबस्ट ट्रेनिंग 10 साल सीखने के बाद भी उनको ये परमिशन नहीं है कि वो दूसरी विधाओं के भी कार्य को कर सकें, तो ऐसे में अगर वो आयुर्वेद को इस तरीके की चीज़ों में ला रहे हैं तो वो कैसे इन चीज़ों की परमिशन दे रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि भाई किसी को MBBS ना करा के उसको आयुर्वेद करा दो और 4 साल में उसका आयुर्वेद का कोर्स हो जाएगा, 3 साल में उसको डिग्री मिल जाएगी, 7 साल में वो एक शल्य चिकित्सक बन जाएगा। तो क्या आगे चल के अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर अपना खुद का एक नर्सिंग होम खोलता है जी, और अगर वो ये कहता है कि मतलब उसे कोई ऐसा ही तकनीकी ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी और वो बाद में किसी एलोपैथिक डॉक्टर को बुलाता है, तो क्या वो लोग नहीं जाएंगे? जाना चाहिए, क्यों नहीं? क्योंकि अगर मान लीजिए वो बीच ऑपरेशन में उनको कोई असुविधा हो जाती है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और मरीज की जिंदगी बचाना है, तो मरीज की जान तो सर्वोपरि है ना। तो अगर उसकी जान बचाने के लिए किसी डॉक्टर को जाना पड़ता है तो जरूर जाना चाहिए। मानवता का तो यही नियम है, हर जगह डिग्री और नियम कानून नहीं चल सकते ना। लेकिन अगर इतनी सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें हैं और अगर आपकी ट्रेनिंग इतनी कंफर्टेबल नहीं है या इतना रोबस्ट नहीं है और आप इन चीज़ों में जा रहे हैं, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो मरीज का होगा, और अगर मरीज पे कोई चीज़ आएगी तो धीरे धीरे वो समाज में प्रतिलक्षित होगा, और अगर वो समाज में प्रतिलक्षित होगा तो मरीज की आज जो फीडबैक है वो डॉक्टरों पे भरोसा कम है उसको, तो वो और भरोसा कम हो जाएगा और पूरी दुनिया में आपकी क्या इमेज जाएगी? भारत की इमेज पूरी दुनिया में इतनी अच्छी है, आप मेडिकल टूरिज्म ला रहे हैं, आपके यहाँ विदेशी इतने ज़्यादा नागरिक आके सस्ते में इतना अच्छा आपके यहाँ शल्य चिकित्सा को जो है वो अपना रहे हैं, बड़ी बड़ी सर्जरीज आप करके आपने पूरे विश्व में जो है नाम कमा लिया है, और विश्व के अच्छे से अच्छे डॉक्टर विदेश से आके भारत में जो है सीखते भी हैं, देखते भी हैं, और भारत को एक बड़ी स्वास्थ्य की जो है वो प्रेरणा के स्रोत में मानते हैं। इतने अच्छे अच्छे हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली का है, या BHU का इतना अच्छा आयुर्विज्ञान संस्थान है,
या इस तरीके के तमाम हमारे जो है आयुर्विज्ञान संस्थान है जो पूरे देश में इतना अच्छा काम कर रहे हैं और विदेशों से लोग वहाँ पे शोध के लिए आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर उनको ये इम्प्रेशन या ये चीजें या ये पद्धतियां जाएंगी तो क्या हमारी साख उतनी मजबूत रहेगी? कहीं ना कहीं वो हमारी साख को कमजोर करेगा, कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग को अफेक्ट करेगा और हमारे आपसी भाईचारे को वो अफेक्ट करेगा। देखिए आज क्या है, आज हमारे MBBS और BMS के डॉक्टरों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों हिल मिल के काम करते हैं। काम कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे नर्सिंग होम्स में तो ICUs में भी वो लोग काम कर रहे हैं। क्यों नहीं काम कर रहे हैं? अगर उनकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है, उनकी ट्रेनिंग अगर एट पार है और वो ICU काम करने के लिए दक्ष है तो क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अगर दक्षता में कमी है तो फिर कैसे होगा? तो ये तो एक समाज में परेशानी हो जाएगी, मरीज की साख कमजोर हो जाएगी, मरीज हमेशा डरा रहेगा कि मैं कहीं इलाज कराऊं कहीं नुकसान हो जाएगा। तो फिर इस बात को देखेगा कौन कि उनका प्रशिक्षण बिल्कुल सही है? ये तो भारत सरकार ने जो अपना नियम बनाया है, आयुष मंत्रालय ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, ये उन लोगों को ही कोई तरीका अपनाना पड़ेगा और ऐसे अस्पतालों को बाहर से चिन्हित करना पड़ेगा। वहाँ पे लिखा होना चाहिए मॉडर्न मेडिसिन का अस्पताल है या आयुर्वेद का अस्पताल है और मरीज अपना सोच के विचार करके उसमें जाएगा। बहुत से लोगों को होता है भाई हमें आयुर्वेद का इलाज अच्छा लगता है, आयुर्वेद का इलाज करेगा। बहुत से लोगों को होता है नहीं हमें मॉडर्न मेडिसिन में जाना है तो वो मॉडर्न मेडिसिन को चूज करेंगे। इसमें नुकसान क्या है? जैसे होम्योपैथी के भी अस्पताल हैं, होम्योपैथी में लोग जाते हैं तो उसमें नुकसान क्या है? सर कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी तक 97% उनका जो बजट था वो एलोपैथिक डॉक्टर्स की तरफ था और जो 3% बजट था वो बाकी विधाओं को दिया जा रहा था जी। तो क्या अब जब बजट का एलोकेशन अलग अलग होगा और कुछ ज्यादा प्रतिशत में बाकी चिकित्सकों को भी मिलेगा तो क्या एक्चुअली एलोपैथिक डॉक्टर्स को इस बात से परेशानी है? इस बात से एलोपैथिक डॉक्टर्स को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि देखिए एलोपैथी की जो मॉडर्न मेडिसिन की ब्रांच है उसमें राजकीय जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बहुत सारे हैं और बहुत नए नए खुल भी रहे हैं। आपने देखा होगा करीब करीब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज आ रहा है। हमारी सरकार ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो सरकार का ही काम है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम या कोई जो है पैसे की प्रॉब्लम होगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और प्राइवेट भी बहुत अच्छे अच्छे जो है अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं। नहीं मतलब ये एक तरीके से ईगो वाली बात नहीं है कि अब उन लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा। देखिए ऐसा है कि जो भारतीय स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि आप MBBS हैं या आप BAMS हैं या BHMS हैं या BUMS हैं, सबकी जो तनख्वाह है वो एट पार है। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है और वो शुरू से नहीं रहा है। और मैंने आपको बताया ना कि जिस समय मैं 80s में जब मैंने जो है ज्वाइन किया था तो उस समय एक कॉमन टेस्ट होता था जिसमें BAMS, BHMS, BUMS और MBBS सब एक साथ ही होता था। मेरिट के आधार पे सबका सिलेक्शन होता था तो उसमें भी कोई भेदभाव नहीं था। सैलरी में अगर आप अपनी ड्यूटी करने जाते हैं या प्रोविंशियल मेडिकल सर्विस या राजकीय जो है स्वास्थ्य सेवाएं जब आप ज्वाइन करते हैं उसमें भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है जी। ना उसमें सैलरी को लेके है और ना पद को लेके है। पद को लेके भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो यहाँ ईगो की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम केवल इसकी है कि जो हमारी साख है जो विदेशों में देश में और जो हमारे अपने सोसाइटी में है उस साख पे बहुत बड़ा डेंट आने वाला है। जैसा कि आपने खुद ही बताया कि 97% जो है वो बजट का वो मॉडर्न मेडिसिन पे या एलोपैथी पे खर्च होता था और 3% में आयुर्वेद और होम्योपैथ और यूनानी था। तो अब 3% में उनके सिस्टम का कैसे डेवलपमेंट हुआ होगा और उस डेवलपमेंट से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत रोबस्ट MBBS के लेवल की जो है ट्रेनिंग हुई होगी। अब आप उसमें इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस की अगर ऑपरेशंस की या इसकी आज़ादी या छूट दे देंगे तो कैसे होगा? यहाँ पे बड़े बड़े चिकित्सक और जितने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। 20-20 साल 30-30 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी लोगों को कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ता है और वो कॉम्प्लिकेशंस पार्ट ऑफ दी
सिस्टम या पार्ट ऑफ द डिजीज ट्रीटमेंट भी होता है, क्योंकि वो तो हमारी बुक्स में डिस्क्राइब्ड है। इसका मतलब है कि वो पार्ट ऑफ द डिजीज प्रोसेस भी हो सकता है। तो ऐसे में इतना विवाद भी होता है। बहुत बार जो है हम लोग को ये देखने को भी मिलता है कि जो है लोगों में आक्रोश होता है, फिजिकल वायलेंस होती है। तो अब ऐसे में अगर हम कोई एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देंगे जो फर्दर उतने काबिल नहीं है और उसमें जो है लाके हम एक और कॉम्प्लिकेशन पैदा करेंगे, तो कहीं ना कहीं सभी का विश्वास उठेगा। यहाँ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एमबीबीएस के काफ़ी सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास दवाएं नहीं है जो कि प्री ऑप या पोस्ट ऑप दी जाती हैं, जैसे पेन किलर्स वगैरह। हमारा कहना ये है कि दवाएं तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती है ना, जिनके लिए एमआरस होते हैं, तो वो एमआरस अपनी दवाएं इन आयुर्वेदिक सर्जन्स को भी बेचेंगे। देखिए, हमारे उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल साफ तौर से ये निर्दिष्ट किया है सभी को कि जो जिस पैथी का है वो उसी पैथी की दवा लिखेगा और उसी पैथी की दवा डिस्पेंस होगी। ये पिछले 10 साल पहले ही उन्होंने निर्दिष्ट कर दिया था और अपने जजमेंट को बहुत क्लैरिफाई कर दिया था उन्होंने कि जो जिस पैथी का है वो उसी पैथी की दवा लिख सकता है। जैसे मैं एक अगर एलोपैथी में ट्रेंड हूँ तो मैं आयुर्वेदिक दवा नहीं लिख सकता, ऐसे ही जो आयुर्वेद में ट्रेंड है वो एलोपैथिक दवा नहीं लिख सकता। अब ऐसे में सरकार ने कुछ थोड़े से चेंजेस किए हैं और उन्होंने तो यहाँ तक भी बनाया कि फार्मासिस्ट भी जो है किसी का आदमी को दवा लिख सकता है। तो हमें लगता है कि शायद विदेश का भी सिस्टम आ जाएगा, वहाँ पे तो आपको इलाज के लिए डिग्री की भी जरूरत नहीं होती है। वो तो ये कहते हैं कि अगर आपको फेथ है तो आप इलाज करा सकते हैं, हाँ बच्चों को और जानवरों को आप ट्रीट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डिग्री की जरूरत है। तो ये सिस्टम देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग चीजें फॉलो होती हैं, लेकिन हमारे उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल इस चीज पे साफ तौर से कहा हुआ है कि जो जिस पैथी का है उस पैथी की दवा लिखेगा। अगर कोई आयुर्वेदिक है तो आयुर्वेदिक की दवा लिखेगा, अगर कोई एलोपैथ है तो एलोपैथ की दवा लिखेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप डॉक्टर्स जो हैं वो ईश्वर का रूप माने जाते हैं जी, तो कल अगर आप लोग चिकित्सा सेवा से विरक्त रहेंगे और इस बीच कोई कैजुअलिटी हो गई तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, ऐसा है कि हम जिम्मेदार हैं, हम डॉक्टर जो है ये शपथ लेके आते हैं कि भाई हम मरीज की सेवा करेंगे, लेकिन हमने जो है कोई इमरजेंसी विड्रॉ नहीं की है। आप देखिए बिल्कुल साफ निर्दिष्ट है, आईएमए की जो गाइडलाइन आई है, जो नेशनल हेडक्वार्टर से गाइडलाइन आई है, उसमें बिल्कुल साफ लिखा है नॉन कोविड पेशेंट पहला। देखिए, कोविड वाले को दूर रखा गया है जो कोविड की ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरा, नॉन कोविड इमरजेंसीज को दूर रखा गया, तो आपका सब कवर हो गया। कोई सीरियस पेशेंट है जो नॉन कोविड है वो नॉन कोविड में चला जाएगा और जो कोविड है वो कोविड वाले में चला जाएगा। बाकी रह गए जो रूटीन पेशेंट्स हैं, रूटीन पेशेंट को नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर्स लोगों की नाराजगी है तो वो कम से कम वो अपने मरीज के साथ बताएंगे, तो शेयर तो करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और बाकी उसके बाद हमारा समाज जो है इस बात को तय करेगा कि आगे क्या करना है। सर, ये मिक्सोपैथी क्या है जिसे आप लोग एलोपैथिक डॉक्टर्स कह रहे हैं? मिक्सोपैथी शायद इसको गलत तरीके से बोला जा रहा है या हमारे समझने में फेर है। इसमें सरकार ने बस एक काम किया है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को उन्होंने बड़ी सर्जरीज के लिए जो है और सर्जरीज के लिए शल्य चिकित्सा के लिए उन्होंने छूट दे दी है। देखिए, आयुर्वेद में तो पहले भी वो लोग मरीज देखते थे, पहले भी सर्जरीज करते थे। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा छार सूत्र की सर्जरी, बहुत फेमस है, वो तो आयुर्वेद की एक देन है, और इस तरीके की कई सारी सर्जरीज वो करते हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उन्होंने सरकार ने थोड़ा सा इसको चेंज करके बड़ी सर्जरीज की भी परमिशन दे दी है। अब जहाँ पे एमबीबीएस को ये परमिटेड नहीं है कि वो अलग विधाओं की सर्जरी में जो है, जो कि ट्रेंड होने के बाद भी, क्योंकि सबकी ट्रेनिंग होती है, भाई हमारी भी ट्रेनिंग हुई है और एमबीबीएस के दौरान ही ट्रेनिंग हुई है कि ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं, हर्निया का, हाइड्रोसील का, या कोई जो है बच्चा कैसे पैदा होता है, सीजेरियन सेक्शन कैसे होता है, इसका सबका बहुत अच्छा ट्रेनिंग जो है एमबीबीएस लेवल पे ही हो जाता है, फाइनल ईयर में हो जाता है।
लेकिन उसके बावजूद भी हमको उच्चतम न्यायालय इस बात की परमिशन नहीं देता है कि हम इस तरीके की कोई सर्जरी करें। और कभी हाँ इमरजेंसी है, एक्यूट एक्सट्रीम इमरजेंसी है, उसमें शायद शल्य चिकित्सक जिनके पास MS की डिग्री है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो आयुर्वेद को जो है डायरेक्ट दे दिया गया है। अब वो कैसे इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हैंडल करेंगे, और उससे अगर मरीज की तबीयत खराब होगी या मरीज की जान नहीं बचेगी तो अल्टीमेटली वो डॉक्टर ही समझेगा ना। उसको तो ये नहीं पता है कि ये आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, ये होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, ये एलोपैथ के डॉक्टर हैं। उसके लिए तो डॉक्टर ही होता है। तो इसलिए बस हमारा केवल कहना यही है कि जो जिस पैथी का है उस पैथी का अलग से पहचान होना चाहिए कि भाई आयुर्वेद के हैं, ये आयुर्वेदिक सर्जरी करेंगे, ये आयुर्वेद के हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा। ये मॉडर्न मेडिसिन का हॉस्पिटल है, आपको मॉडर्न मेडिसिन मिलेगी। सर, आधुनिक उपकरणों पे जी के प्रयोग पे जिसपे एलोपैथी वाले लोग अपना अधिकार मानते हैं जी, क्या उसके अन्य पाठ्यों के प्रयोग से भी आपको दिक्कत है? अन्य पार्टियों के प्रयोग से दिक्कत क्यों होगी? वो हमने तो डिज़ाइन किया नहीं है। वो तो जो डिज़ाइन किया गया है वो डिज़ाइन तो किसी ना किसी मॉडर्न मेडिसिन वाले ने ही डिज़ाइन किया है। तो वहाँ पे तो जो है अधिकार क्षेत्र का हनन अगर होगा तो वो लोग आवाज़ उठाएंगे उठाएंगे, क्योंकि वो इस चीज़ों के लिए नहीं बनाया गया ना। वो आयुर्वेद के तंत्र के लिए तो नहीं बनाया गया, वो मॉडर्न मेडिसिन के तंत्र के लिए बनाया गया। तो अगर उसका दूसरे तंत्र में इस्तेमाल होगा तो नेचुरली कहीं ना कहीं कुछ परेशानी आ सकती है। जी, एलोपैथ के डॉक्टरों के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपने एकाधिकार के हनन के लिए इस आवाज़ को उठा रहे हैं, ना कि मरीजों की भलाई के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? मरीजों की भलाई के लिए ही सारा काम होता है भाई। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर कोई मरीज कहीं से कॉम्प्लिकेट होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो मॉडर्न मेडिसिन वाले के पास ही तो जाएगा। कहाँ जाएगा आप बताइए? आप थोड़ी देर के लिए मत समझिए कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक कॉमन आदमी हूँ और मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर का इलाज करता हूँ। डॉक्टर के इलाज से मुझे सुधार नहीं होता, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप या मेरा दूसरा चरण क्या होगा? क्या मैं अपने को ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं कुछ तो करूंगा। तो कुछ करने में कहाँ जाऊंगा? डॉक्टर के पास जाऊंगा। किस डॉक्टर के पास जाऊंगा? उस डॉक्टर के पास जाऊंगा जो मॉडर्न मेडिसिन के लिए ट्रेंड होगा और जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होगा। तो आपने ये देखा ही है कि भाई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रन हो रहे हैं, मॉडर्न मेडिसिन के हॉस्पिटल्स हैं वो। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो वो बाध्य होगा कि वो मजबूरी में भी जाएगा। क्या करेगा? फिर जान तो बचानी है ना। तो उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अब अगर वो डॉक्टर किसी जतन से उसकी जान बचाता है तो मरीज क्या कहेगा? जो पीछे वाले डॉक्टर को वो क्या कहेगा? अच्छा तो नहीं फील करेगा। तो जब अच्छा फील नहीं करेगा तो बुरी बातें करेगा। तो ये भी हम नहीं चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर्स के आपस में जो है इतने अच्छे जो क्लोज रिलेशंस हैं उस पर कहीं जो है वो छिटाकशी हो या उसमें गलत तरीके से हो। क्योंकि मरीज के लिए तो डॉक्टर है, उसके लिए कोई विधा थोड़ा ना है। वो ये थोड़ा ना देख रहा है कि ये आयुर्वेद है, ये होम्योपैथ है, ये एलोपैथ है। तो साख भी कमजोर होगी। लेकिन इसको ये कहना कि जो है मरीज के लिए हम लोग को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स ओवर बिजी हैं, ओवर बर्डन है और शायद वो जरूरत से ज्यादा काम करना उनको पड़ रहा है। आजकल डॉक्टर्स खुद बीमार हो जाते हैं मरीज को इलाज करते करते, क्योंकि अगर 8 घंटे या 6 घंटे का काम करना है उनको तो शायद 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा भी है कोविड के दौरान कितने डॉक्टर्स ने जो है वो ओवर स्ट्रेस किया है, ओवर स्ट्रेच किया है और उनको कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, बीमारियां हुई हैं। किसी को हार्ट की बीमारी, किसी को सांस की बीमारी, किसी को और बीमारी। क्यों? क्योंकि वो ओवर वर्क थे, ओवर बर्डन थे और उनको काम मजबूरी में ज़्यादा करना पड़ा। तो ये एक बड़ी बात है, ये बड़ी चुनौती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आयुर्वेद को किसी आयुर्वेद का काम बढ़ जाएगा। जो जितना देख रहा है उतना ही देखेगा। ये मरीज की अपनी सोच है, वो किधर जाना चाहता है। अगर उसको लगता है कि मुझे इस डॉक्टर से नहीं दूसरे डॉक्टर से दिखाना चाहिए तो वो जाएंगे। तो उसमें बुरा क्या है? ये इसमें तो बुरा मानने की बात नहीं है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी कि एक मरीज का बर्डन दूसरे डॉक्टर पे आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अंत में आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से केवल इतना ही अपील करना चाहेंगे कि जो अलग अलग पद्धतियां हैं
और जो हमारे भारतीय मूल रूप की पद्धति, जिसको हम आयुर्वेदिक पद्धति के नाम से जानते हैं, उसको हमारी मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिक्स ना करें। दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, दोनों की ट्रेनिंग बहुत मजबूत होनी चाहिए और दोनों के ही जो है डॉक्टर्स स्ट्रांग होने चाहिए, जिसमें वो अपनी अलग अलग विधाओं में काम करें और मरीज को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने को चूज कर सके कि हम किस विधा में जाना चाहते हैं, उस विधा में जाके वो अपना इलाज करे और एक स्वस्थ समाज की जो है स्थापना हो। डॉक्टर आशीष टंडन, आपका हमारे मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे डॉक्टर आशीष टंडन, जिन्होंने हमें बताया कि उन्हें मूलभूत रूप से इस अनुमति से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उन्हें दिक्कत इस बात से है कि इन डॉक्टरों का सही प्रशिक्षण नहीं होता और इस बात से है कि मरीजों को इस बात का इल्म नहीं है कि वो जा किसके पास रहे हैं। एक एक्चुअल डिमार्केशन नहीं है कि वो एक MBBS डॉक्टर के पास जा रहे हैं या वो एक आयुर्वेदिक सर्जन के पास जा रहे हैं। इन सारी बातों को अगर सरकार देख ले तो फिर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो इस फैसले का बहुत ही खुले मन से स्वीकार करेंगे। इसी के साथ दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल को इजाज़त और देखते रहिए मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो।